नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कि वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी के लिए है। कविता का नाम मातृभूमि। बच्चों, 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोकवाणी की दूसरी इकाई से पहली कविता मातृभूमि और इसके रचयिता हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी। बच्चों, इन अनुदेशों का पालन कीजिए। अपने ईयरफोन हेडफोन का उपयोग करें ताकि आप अच्छी तरह से सुनेंगे, सीख सकेंगे। नोटबुक और पेंसिल को अपने पास रख सकते हैं ताकि कठिन शब्दावली लिख सकें, और जहां आवश्यकता हो वहां वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं ताकि चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ सकें। मैथिली शरण गुप्त। बच्चों, इनका जन्म 3 अगस्त 1886 में झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है, इनका निधन दिसंबर 1964 में 12 दिसंबर 1964 को हुआ था। इनका परिचय यहाँ पे तस्वीर सहित उपलब्ध है। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली साहित्य में मील के पत्थर माने जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी, बच्चों जो आज हम हिंदी पढ़ते हैं, खड़ी भाषा में लिखी जाती है, खड़े रूप में लिखी जाती है, इसलिए खड़ी बोली हिंदी मानी जाती है। तो खड़ी बोली साहित्य में मील के पत्थर माने जाते हैं। आपकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के दर्शन होते हैं। आपने अपनी कृतियों में इतिहास की उपेक्षित नारी पात्रों का गौरव बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त मैं इनकी अतिरिक्त जानकारी आपको देना चाहूँगा बच्चों कि हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से पुकारा जाता था। उनकी कृति भारत भारती भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। इसलिए बच्चों, 3 अगस्त उनकी जयंती को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित करते हुए पद्म भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया था। इसके अलावा बच्चों, कुछ बातें जो मैं आपको बता दूं उनके जीवन परिचय से संबंधित जो महत्वपूर्ण है कि इन्होंने इनकी जो सबसे लोकप्रियता हुई वो भारत भारती के प्रकाशन के कारण हुई थी। उसके बाद इन्होंने गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बताऊं कि 16 अप्रैल 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गांधी जी के आह्वान के बाद इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए 7 महीने बाद उन्हें छोड़ भी दिया। 1952 से लेकर 1964 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए और इस तरह से इन्होंने देश की सेवा भी की। बच्चों, ये हैं मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे जो कविता इन्होंने दी है मातृभूमि, कविता का नाम है मातृभूमि। मातृभूमि मतलब हमारा देश, हमारी जन्मभूमि, मदरलैंड। बच्चों, इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सबकी मातृभूमि भारत माता का गौरवगान किया है। यहाँ आपने भारत भूमि की हरितिमा, नदी, सागर, फूल, फल, चांदनी प्रकाश आदि का सुंदर वर्णन किया है। साथ ही जन्मभूमि की विशेषताओं को भी दर्शाया है। बच्चों, आप जानते हैं जननी और जन्मभूमि, जननी यानी जन्म देने वाली माँ, और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी प्यारी होती है। जिस प्रकार माता का प्यार, दुलार और वात्सल्य अतुलनीय है, किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार जन्मभूमि का महत्व सभी भौतिक सुखों से कहीं अधिक है। हमारे पालन पोषण में जननी और जन्मभूमि दोनों का योगदान होता है। माता बच्चे को जन्म देती है, उसका लालन पालन करती है। उसी प्रकार जन्मभूमि विभिन्न प्रकार के अनाज, फल, मेवा आदि उत्पन्न करके हमारा पोषण करती है। मातृभूमि भी माता का ही एक रूप है। उसकी मिट्टी में हंसते खेलते हम बड़े होते हैं। उसी के अन्न जल को ग्रहण करके हमारे शरीर और मस्तिष्क का विकास होता है। जन्मभूमि की संस्कृति और परंपराएं हमारे चरित्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करती हैं। अतः जिस प्रकार हम अपनी जननी से लगाव रखते हैं, यानी अपनी माता से लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं, उसी प्रकार जन्मभूमि भी हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, प्यारी है। तो यही बात मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता में यहाँ दर्शाया है। मातृभूमि। बच्चों, एक बार मैं कविता का पठन करूंगा। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि
तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता आश्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्ययुक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातुवर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, है मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं। क्षमामयी तू दयामयी है क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख करती है शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है मातृभूमि संतान हम तो जननी तो प्राण है। बच्चों देखो कितने बेहतरीन ढंग से मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पे कविता प्रस्तुत की है। मातृभूमि के बारे में उनके गौरव में अतीत और भारतीय संस्कृति से जोड़कर मातृभूमि का गौरवगान किया है। कवि ने जो यहाँ पे पंक्तियाँ दी हैं बच्चों, इसमें कई शब्दों के कठिन शब्दार्थ आपको देखने को मिलेंगे। लगभग हर वाक्य में हर लाइन में कठिन शब्द हैं, इसीलिए आप इन्हें एक नोटबुक में उतार लीजिए ताकि आपको समझ में भी आए। अब मैं एक एक करके इनका सरल अर्थ आपको बताते चलता हूँ। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नीलांबर बच्चों यानी नीला आकाश, परिधान यानी वस्त्र, हरित पट हरे रंग का कपड़ा, मेखला करधनी कमर पर पहनने वाला आभूषण। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, कमर पर जो पहनते हैं वो आभूषण करधनी यानी मेखला, और रत्नाकर यानी सागर। बच्चों नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, कहने का तात्पर्य है, कवि कहना चाहते हैं कि भारत माता के हरियाली से पूर्ण शरीर पर, हरी भरी हमारी भारत माता है, हरियाली से भरी हुई हमारी भारत माता, उसके पूर्ण शरीर पर नीला अंबर उसके सुंदर वस्त्रों के समान है। सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य और चंद्रमा भारत माता के मुकुट के समान सुशोभित है। ऐसा लगता है कि वो भारत माता के मुकुट हैं, दिन में सूर्य और रात में चंद्र रूपी मुकुट। और सागर माता करधनी के समान है, करधनी यानी कमर पर पहनने वाला आभूषण, मेखला। बच्चों आप जानते हैं कि भारत के आप पूर्व तरफ में आप देखें तो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और पश्चिम की तरफ आप देखें तो अरब सागर है। तो जिस तरह से सागर ने हमारी मातृभूमि भारत माता को घेर रखा है, तो ऐसा लगता है वो मेखला के समान है, करधनी के समान है। यहाँ की जो समुद्र है, तो जिस तरह समुद्र चारों तरफ से घेर कर हमारी माता के को खड़ा है, ऐसा लगता है कि जैसे भारत माता ने मेखला पहन रखा हो। तो इस तरह से कवि ने कहा है कि ये भारत माता हमारी सुंदर दिखाई देती है। आगे, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। मंडल शोभा, बंदीजन यानी यशोगान करने वाले। बच्चों पुराने ज़माने में बंदीजन होते थे जो राजाओं महाराजाओं का यशोगान करते थे, उनके यश का गान करते थे, अपने गीतों में उनके यश को पिरोते थे और जनता में फैलाते थे। खगवृंद यानी पक्षियों का समूह, और शेष यहाँ पे शेषनाग। तो नदियाँ प्रेम प्रवाह, हमारे भारत में यहाँ हमारी मातृभूमि में यहाँ की नदियाँ सदा नीरा होती है, यानी हर दिन बहने वाली
जिन नदियों में कभी पानी की कमी नहीं होती। तो यहाँ की सदा नीरा नदियों में जल के रूप में सदा प्रेम प्रवाहित होता रहता है। नदियाँ प्रेम प्रवाह, जल के रूप में प्रेम प्रवाह करती हैं। फूल तारे मंडल हैं। फूल जैसे तारे आसमान में सुशोभित होते हैं, उसी तरह से धरती पर तरह तरह के सुंदर पुष्प, सुंदर फूल माँ का सौंदर्य बढ़ाते हैं, हमारी भारत माता का सौंदर्य बढ़ाते हैं। बंदी जन खगवृंद, तो बच्चों जैसे मैंने कहा, जिस प्रकार राजाओं के दरबार में उनका यश गान करने के लिए बंदीजन हुआ करते थे, उसी प्रकार खगवृंद, खगवृंद यानी पक्षियों का समूह, ये पक्षियों का समूह हवा में उड़ता एक जगह से वहां जाता हुआ अपने कलरव से, अपनी आवाज़ से, अपनी मीठी वाणी से भारत माता का यशोगान करते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो चारों तरफ भारत माता के यश गान को प्रस्तुत कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं। बंदीजन खगवृंद, शेष फन सिंहासन है। शेष फन, उसी प्रकार हमारी मातृभूमि शेष नाग के फन रूपी सिंहासन पर विराजमान है। हमारी भारत माता सिंहासन पर विराजमान है, जो शेष नाग के फन के रूप में दिखाई देता है। ये हमारे भारत माता इस तरह से दिखती है। इस तरह से मैथिली गुप्त ने अपनी कल्पना शक्ति से भारत माता का चित्रण किया है। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की। करते अभिषेक पयोद है, अभिषेक यानी जल छिड़कना, पयोद यानी बादल, बादल जल छिड़कते हैं। बलिहारी इस देश की, बलिहारी यानी कुर्बान जाऊं। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। कवि कहते हैं कि बादल जल बरसाकर माता का अभिषेक करते हैं। करते अभिषेक पयोद हैं। हमारे देश में अच्छी बारिश होती है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम में। तो हमारी मातृभूमि पर बादल जल बरसाकर हमारी मातृभूमि का अभिषेक करते हैं, उन पे जल छिड़कते हैं। कवि कहते हैं कि वो इस देश पर बलिहारी हैं, कुर्बान जाएंगे इस देश के लिए, अपने सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। हे मातृभूमि तो वास्तव में सत्य सगुण मूर्ति सर्वेश की, सर्वेश यानी ईश्वर की, सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रतिरूप है। हे माँ, तुझ में सब है, तो उस ईश्वर का रूप है। आगे, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। निर्मल तेरा नीर, नीर यानी पानी, जल, अमृत के सम उत्तम है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। मातृभूमि तुम्हारा शुद्ध जल, निर्मल, निर्मल यानी शुद्ध, तेरा नीर जल, तेरा शुद्ध जल अमृत के समान उत्तम है, उसके सामने अमृत भी कुछ नहीं। शीतल मंद सुगंध, जब शीतल मंद यानी धीमी, सुगंधित पवन हवा चलती है, तो वो दिन भर जो हम कर्म करते हैं और कर्म के बाद जो श्रम से जो थकान पैदा हो जाती है, जो तनाव होता है, उसको वो हर लेता है, उसे दूर कर देता है, हमारी थकान को दूर कर देता है। ऐसा ऐसा शीतल मंद और सुगंधित समीर यानी हवा चलती है हमारी मातृभूमि में। षड ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है। षड ऋतुओं का, बच्चों हमारे देश में छह, मुख्य रूप से 3 ऋतु हम मानते हैं, लेकिन 6 ऋतुएं होती हैं, मुख्य रूप 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। तो हमारे देश में 6 की 6 ऋतुएं क्रम से आती हैं, क्रम से, अद्भुत इनका क्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। बच्चों यहाँ पे आप देखिए 6 ऋतुएं लाइन से आपके सामने प्रस्तुत है। हालांकि इनके क्रम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बच्चों, इसलिए इसको क्रम को सीधा करते हुए मैं आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रीष्म से। तो गर्मी का ताप, उसके बाद वर्षा, वर्षा की फुहार, फिर शरद की स्वच्छता, उसके बाद हेमंत और शिशिर। बच्चों इसी क्रम में मैं मौसम बता रहा हूँ, ऋतु बता रहा हूँ। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, उसके बाद हेमंत और शिशिर की सर्दी के बाद आता है ऋतुराज वसंत। तो ये 6 की 6 ऋतुएं हमारे देश में हर बार क्रम से आती हैं और हमारे देश की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, और यहाँ की भूमि ऐसी हरी भरी है कि इसे देख के लगता है जैसे मखमल के फर्श बिछे हैं। ऐसा हमारा देश है। शुचि सुधा सींचता रात में। शुचि यानी पवित्र, शुद्ध, सुधा यानी अमृत, सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। कवि कहते हैं कि रात्रि के समय चंद्रमा भारत भूमि को अपनी अमृत जैसी
शीतल और पवित्र चांदनी से। शुचि पवित्र, सुधा अमृत सींचता है तुझ पर चंद्र प्रकाश, चंद्र अपने प्रकाश अपनी चांदनी से सींचता है। हे मातृभूमि दिन में तरणी, तरणी यानी सूर्य, करता तम का नाश है। जिस प्रकार रात में चंद्र अपनी चांदनी पूरी धरती पर बिखेर देता है, उसी तरह से सूरज दिन में अंधकार का नाश कर देता है। और इस तरह से हमारी पवित्र मातृभूमि दिन के प्रकाश में जगमगा उठती है। तो बच्चों, आज हम इस कविता को यहीं तक पढ़ेंगे। अगली कक्षा में इस कविता के आधे भाग को कंप्लीट करेंगे। कविता बहुत अच्छी है, जिसमें मातृभूमि का वर्णन सुंदर शब्दों में मैथिली गुप्त जी ने किया है, जिसमें मातृभूमि का गौरव गान दिखाई देता है। उनको हम सादर प्रणाम करते हैं कि इतनी अच्छे शब्दों में उन्होंने कविता लिखी है। हालांकि कठिन शब्द हर वाक्य में हैं, तो भी आप इसे नोट कर सकते हैं ताकि आपको कविता समझ में आ जाए। तो हम अगली कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे बच्चों। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।